दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंदुवश से आपसे मुखातिब। कर्नाटक में जो पाठ्यक्रम है और जो सिलेबस है उसका भगवाकरण के विरोध में वहाँ के कई एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, कई इंटेलेक्चुअल्स जो विभिन्न कमेटियों के मेंबर थे और कई साहित्यकारों ने अपने जो अवार्ड थे उनको वापसी करना और इस्तीफ़ा देने का दौर वहाँ पर चला गया है, शुरू हो गया है। मुंबई से यानी मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है कि ये जो भगवाकरण है इसको रोका जाए और अननेसेसरी न किया जाए, क्योंकि हो ये रहा है कि उन्होंने भगत सिंह और टीपू सुल्तान को पाठ्यक्रम से निकाल के हेडगेवार को पाठ्यक्रम में रखा है। इस तरीके कई चेंजेस किए हैं इसके विरोध में कि ये भगत सिंह उनको किस लिए निकाला गया, हेडगेवार को किस लिए रखा गया, उसकी कोई वजह नहीं है। इस तरीके से कई चेंजेस किए हैं। ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं हो रहा, कर्नाटक में तो इस्तीफ़ों की झड़ी लग गई है। लोगों ने जो एजुकेशनिस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, विभिन्न कमेटियों के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफ़े देना शुरू कर दी है और इस पर एतजाज़ कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा आगे कोई बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे वो और इसमें पूरी तरीके से विचार किया जाएगा। ये पूरे देश में किया जा रहा है भगवाकरण के नाम पे। आप देखिए मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, जहाँ जहाँ इनका राज है, जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है, हुकूमत कहना चाहिए अब तो, कि वो चुन के तो आए हैं लेकिन अब हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ ये पाठ्यक्रमों पे जोर दे रहे हैं। बेसिकली आप देखिए कि एजुकेशन पे जोर देने से क्या होता है कि पूरी पूरी नस्ल बदल जाती है। अंग्रेज आए थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ब्रिटेन से, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन पे जोर दिया था। एजुकेशन पूरा उन्होंने बदल के अपने लिए जो उन्हें साहब उनको इकट्ठे करना थे, क्लर्क बनाना थे, उनको वैसी शिक्षा दी है। हर कोई एजुकेशन की शिक्षा देता है। वहीं उन्होंने आते साथ ही यहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान में फ़ारसी चलती थी, पहले दूसरी लैंग्वेज थी, दूसरी इसके बाद हिंदी थी, इन दोनों को धीरे धीरे ख़त्म करके अंग्रेजी, और आज ये हो गया कि इंग्लिश स्पीकिंग सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषा है उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। हालांकि सबसे बड़ा साहित्य और हमारा देशी साहित्य और राष्ट्रीय साहित्य और हमारा कल्चर इन्हीं भाषाओं में सिमटा हुआ है। अंग्रेजी में जो लिखा गया है वो बिल्कुल दूसरे तरीके से लिखा गया, उन्होंने अपने तरीके से लिखा है। अंग्रेजी में कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने, कुछ चीज़ों को नहीं, सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ढंग से लिखा है। चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई का हो या पहली जो लड़ाई है आज़ादी की, उसको उन्होंने आज़ादी की लड़ाई न कह के उन्होंने बगावत कहा हो, मटनी कहा हो, और इस चीज़ें कही हैं उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से बदल दिया और साहब उन्होंने पैदा किए। जो साहब होते थे वो अंग्रेज़ी बोलते थे, चुरट पाइप लगा के चलते थे, सिगरेट पीते थे और साहब की गुलामी करते थे। और एक ज़माने में क्या, आज भी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग ही सबसे ऊपर माने जाते हैं। अब ये बात अलग है कि पूरे विश्व की भाषा दूसरी लैंग्वेज अपने यहाँ की, जैसे रूस है या जर्मन है, वहाँ की जर्मन, इनके बाद अगर उनको इंटरनेशनली जाना है तो उन्हें अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगी। हमने अपनी हिंदी और संस्कृत सबको पीछे ले जाके छोड़ दिया। उर्दू को भी इतना बढ़ावा नहीं मिला। उर्दू को बढ़ावा न मिलने की वजह तो ये है पाकिस्तान बन गया और उर्दू के साथ ये जोड़ दिया गया था कि ये मुसलमानों की भाषा है, जबकि उर्दू पूरी तरीके से भारत में ही डेवलप हुई है, यहाँ पे ही डेवलप हुई है पूरी तरीके से। और टर्किश आए यहाँ पे, और टर्किश और भारतीय भाषा के मिलाप से उर्दू डेवलप हुई। उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इसको और ज़्यादा, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बटलर, बैरर और उनके अर्दली होते थे, उन्होंने बोलने के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी और अंग्रेज़ी और हिंदी थोड़े थोड़े लफ्ज़ मिला के उर्दू में बोलना शुरू किया उन्होंने, फ़ारसी के शब्द मिला के, तो उर्दू पैदा हुई। इस तरीके से उर्दू पूरी तरीके से भारत की ज़बान है, लेकिन उसको पाकिस्तान की ज़बान बना दिया गया है और मुसलमानों के साथ इसको जोड़ दिया गया है। जबकि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, हिंदू साहित्यकार उर्दू में
हुए हैं। फिलहाल गोरखपुरी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, वो पॉपुलर हैं वो सब लोग। आनंद बख्शी जैसे राइटर उर्दू में ही लिखा करते थे। धर्मेंद्र, आज भी उनके स्क्रिप्ट उर्दू में लिखे जाते हैं। तो उर्दू देशी भाषा है, हमारी भारत की भाषा है। इस तरीके से जोड़ दिया गया है। अब ये आए तो ये सोचते हैं कि जितने दिन की इनकी हुकूमत रहे तो ये अपनी हिस्ट्री दे के जाएँ। 1925 में इसका गठन हुआ आरएसएस का। उसके बाद सबको मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये इंतज़ार में बैठे थे कि कब आज़ाद भारत का जो आज़ाद हो और उनको हुकूमत मिले, क्योंकि पाकिस्तान सारे के सारे मुसलमान चले जाएंगे और सत्ता इनको मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा, और सत्ता नेहरू, गांधी, पटेल, आज़ाद इनको मिल गई। इस तरीके से हुआ। इनके यहाँ से कोई ऐसा नहीं निकला जो विश्व प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर रहा हो। गांधी जी को भी इन्होंने अपना लिया। सरदार पटेल खाँटी किस्म के कांग्रेसी थे और इतने ज़बरदस्त थे कि उन्होंने सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगाने वाले वही थे, और उन्होंने अपनी शर्तों पर बैन खोला था आरएसएस का। लेकिन अब इन्होंने उनकी बहुत बड़ा स्टैचू बना के ये कह दिया कि ये गुजराती थे, लिहाजा हमारे थे, यानी हमारे तुम्हारे में बांट दिया। इसी वजह से आप देखिए जगह जगह पूरे देश में अपने अपने इलाके के जो वॉरियर थे, जो बड़े महापुरुष थे, उनकी मूर्तियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। पूरे देश में मूर्ति खड़ी हो रही लगी है। या दूसरी तरफ ये चल रहा है कि मस्जिदें तोड़ना शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी है। अजीब सा माहौल हो गया है। क्यों? उसमें अगर ये शिक्षा बुरी थी तो पूरी शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करते। वो परिवर्तन तो किया नहीं, लेकिन हाँ ये परिवर्तन जरूर कर रहे हैं कि अपना जो साहित्य है, अपनी जो चीज़ है वो उसमें ला रहे हैं, अपनी विचारधारा ला रहे हैं उसमें। शिक्षा पे अगर आप इस तरीके से बदलाव, इस तरीके से मदाखलत, इस तरीके से हस्तक्षेप करते रहेंगे तो वैसे ही तो कोविड वगैरह के ज़माने में आप देखिएगा, अब जो 5वीं 10वीं के बच्चे आ रहे हैं तो उनको बिना हिसाब लगाना आता, न लिखना आता। उनकी चलिए 2 साल ख़त्म हुए, सरकार ने उनके आगे तरक्की दे दी, उनकी क्लास बढ़ा दी। क्लास बढ़ाने से क्या होता है? शिक्षा तो वहीं रही है, उनकी पढ़ाई तो नहीं हुई है, लिहाजा वहीं चुके हुए हैं। यही वजह है कि हम लोग जो किलर की ही हैसियत से रह गए हैं, बाहर विदेशों में जाइए, ठीक है हम सुंदर पिचाई उनके नाम लेके कहते हैं वो बहुत आगे बढ़ गए, तो वो आगे बढ़े किस तरीके से बढ़े? अंग्रेजी की शिक्षा लेके आगे बढ़े हैं। इस भगवाकरण को रोके, इतिहास के तरीके से पढ़ाया जाए, ना कि कम्युनल तरीके से। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।